हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे TIFR 2025 का रियल एनालिसिस का क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। कह रहे फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर m, एक पॉजिटिव इंटीजर m गिवन है। ठीक है, लेट dm है, वो डिनोट कर रहा है द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ m। ठीक है, dm क्या डिनोट कर रहा है कि m के जो जो डिवाइजर्स हैं इंक्लूडिंग 1 एंड m। ठीक है, उसमें 1 भी हो सकता है, m भी हो सकता है। डिफाइन अ सीक्वेंस, उसने एक सीक्वेंस डिफाइन की है an, और वो उसने किस तरीके से डिफाइन की है, यहाँ पे इसने बोला है इसका मतलब होता है नंबर। ठीक है, कि मेरे पास जो ये सेट है, इस सेट में क्या हो रहा है, m एलिमेंट्स हमें लेने हैं। मतलब ये जो m है ना, यहाँ पे ये m है वो 1 से n के बीच में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, सच दैट इस तरीके से वो एलिमेंट्स लेने हैं कि जो उनका डिवाइजर्स है ना, वो क्या होने चाहिए, ओड इन नंबर्स। ठीक है, यानी डिवाइजर्स हैं वो कैसे होने चाहिए, ओड होने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे an है, वो उसने क्या बोला है, नंबर ऑफ m लाइज बिटवीन 1 एंड n। ठीक है, सच दैट कि d ऑफ m है वो क्या होना चाहिए, ओड। यानी जो उसके डिवाइजर्स है वो नंबर ऑफ डिवाइजर्स क्या होने चाहिए, ओड होने चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, देखो सबसे पहले तो a1 निकालते हैं। a1 के लिए क्या होना चाहिए, कह रहे a1 में नंबर होंगे 1 से लेके m, n की वैल्यू क्या होगी 1। देखो यहाँ पे जब an जो हमें गिवन था वो ये गिवन था, है ना, ये हमें an गिवन था। ओके, अब देखो यहां से क्या करना है, ये जब an गिवन है इसका मतलब जहां पे मैं n जो जो पुट करते जाऊंगी, m मेरा उनके बीच में बिलोंग करेगा। यहाँ पे मैंने n को 1 पुट किया तो ये मेरा क्या होगा, 1 से 1 के बीच में बिलोंग करेगा। सच दैट d ऑफ m क्या होना चाहिए, ओड इन नंबर। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, अब देखो a1 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, यहाँ पे m हो सकता है वो 1 ही हो सकता है। अब सबसे पहले m अगर मैंने 1 उठाया तो 1 के जो डिवाइजर्स होते हैं, हमें इसके डिवाइजर्स कलेक्ट करने, इसके डिवाइजर सिर्फ एक ही होगा, और ये क्या है, ओड नंबर है। इसका मतलब इस सेट के अंदर 1 आ जाएगा, इस सेट के अंदर सिर्फ 1 आएगा। इसका मतलब a1 के अंदर सिर्फ 1 आया, दैट मीन्स एक एलिमेंट आया, तो नंबर कितना हो गया, 1। ठीक है, अब हम चलते हैं A2 पे। तो A2 जब निकालेंगे तो यहां से क्या होगा, नंबर ऑफ, अब मेरा m होगा वो 1 से 2 के बीच में बिलोंग करेगा। सच दैट dm क्या होना चाहिए, ओड इन नंबर। ओके, अब देखो अगेन यहाँ पे m को अगर मैं 1 ले लूं, m होगा वो या तो 1 होगा या 2 होगा, क्योंकि m क्या था, इंटीजर गिवन था। ठीक है, तो m अगर 1 होगा तब तो मुझे एक मिल चुका है ऊपर से, देखो है ना, m अगर 1 हुआ तो एक तो ऐसा मिल जाएगा नंबर, मतलब 1 जो है वो ऐसा ही तो है जिसका नंबर ऑफ डिवाइजर्स ओड है। ठीक है, लेकिन अगर m हो गया 2, तो देखो 2 के डिवाइजर्स कौन कौन से होते हैं, डिवाइजर्स ऑफ 2 होंगे 1 एंड 2, और ये कितने हो गए, इवन हो गए, है ना, दो हो गए ना, ये 1 भी और 2 भी, दोनों उसके डिवाइजर्स हो गए, तो ये इवन इन नंबर है। इसका मतलब यहाँ से इस 2 के जो डिवाइजर्स हैं वो 2 आ गए, तो ये तो ओड नहीं रहे, इवन ही हो गए। इसका मतलब इसमें m2 नहीं आएगा, तो मुझे अकेला 1 ही मिलेगा अगेन। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं, इस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट आएगा और वो 1 आएगा। ठीक है, तो एक एलिमेंट आया तो A2 अगेन 1 आ गया। सिमिलरली हम क्या करेंगे, A3 के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो A3 में क्या आएगा, 1 से 3 के बीच में बिलोंग करना चाहिए, सच दैट d ऑफ m इज ओड इन नंबर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये अगर ओड हुआ तो यहाँ पे अब मेरे पास m क्या क्या हो सकता है, m1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या फिर 3 हो सकता है। m1 हुआ था तब मुझे इसके सेट के अंदर 1 आ गया था, क्योंकि उसके जो डिवाइजर्स आ रहे थे वो ओड आ रहे थे, दैट इज 1। अगर 2 हो रहा था तो उसके डिवाइजर्स इवन आ रहे थे, तो ये नहीं आएगा। अच्छा, अगर 3 हुआ तो 3 के डिवाइजर्स में क्या क्या होते हैं, 1 और 3 खुद ही होते हैं ना ये दोनों। ठीक है, खुद के, ये जो 3 होगा ये खुद का डिवाइजर होगा और साथ में एक 1 होगा सिर्फ। ठीक है, तो इसका मतलब इसके पास भी क्या निकल गए, इवन निकल गए। ठीक है, 3 के पास भी जो डिवाइजर्स है वो इवन इन नंबर है, इसका मतलब 3 है वो इसके अंदर, सेट के अंदर नहीं आ सकता।
इसका मतलब क्या हुआ कि A3 के अंदर अगेन 1 ही एलिमेंट आया और वो 1 आया। ठीक है, अब चलते हैं हम A4 पे। A4 पे अगेन हम इसको देखते हैं तो ये क्या आएगा, 1 से लेके m किसके बीच में बिलोंग करेगा, 4 के बीच में, सच दैट T ऑफ m होना चाहिए वो ओड इन नंबर होना चाहिए। अगेन हम यही बात लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखो हमने ऊपर देखा है कि m 1 था तो एक डिवाइजर आ रहा था सिर्फ। ठीक है, तो 1 इसके अंदर आ सकता है, 1 इस सेट के अंदर आ सकता है। ठीक है, A4 के अंदर 2 नहीं आ सकता क्योंकि 2 तो अभी हम देख के आए, 3 भी नहीं आ सकता। m अगर 4 लेते हैं तो 4 के डिवाइजर्स कौन कौन से होते हैं, 1 2 एंड 4, और ये कितने हो गए, 3 इन नंबर, दैट मीन्स ओड हो गए, तो इसका मतलब इस सेट के अंदर 4 आ सकता है। तो इस ये तो हमें क्या था, सेट के अंदर एलिमेंट जितने आ रहे थे उसकी कार्डिनलिटी देखनी थी ना सीक्वेंस के लिए, तो ये कितने एलिमेंट्स हो गए, 2, इसका मतलब A4 की वैल्यू कितनी आ गई, 2। सिमिलरली अगर हम इसको ऐसे ही चलाते जाते हैं तो A5 अगेन मेरे पास कितना आ जाएगा, A5 में देखो एक तो एलिमेंट आएगा 1, ठीक है, दूसरा एलिमेंट आएगा 4। अब 5 भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 5 के अगेन जो डिवाइजर्स होते हैं वो 1 और 5 होते हैं, और ये अगेन इवन इन नंबर हो गए, तो 5 भी इसके अंदर नहीं आएगा, तो इसमें 2 आया फिर से। फिर जब A6 निकालेंगे तो भी 2 आएगा, A7 निकालने पे भी 2 आएगा, A8 निकालने पे भी 2 आएगा, A9 निकालने पे क्या आएगा वो देखो, A9 में क्या होगा, एक तो 1 आएगा, ठीक है, 2 नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, 4, क्या 4 आएगा, बिल्कुल आएगा 4, क्योंकि 4 के पास कितने डिवाइजर्स हैं, 4 के पास 3 डिवाइजर्स हैं, दैट इज ओड है। 5 नहीं आ सकता, 5 के पास 2 डिवाइजर्स हैं। 6 नहीं आ सकता, 6 के पास कितने डिवाइजर्स है, देखो 6 के पास कितने डिवाइजर्स होंगे, 1 2 3 एंड 6, 4 डिवाइजर्स हो गए, 4 डिवाइजर्स हो गए तो इवन हो गए, तो 6 भी नहीं आ सकता। 7 के पास अगेन 2 डिवाइजर्स है, 1 एंड 7। 8 के पास अगेन 4 डिवाइजर्स है, 1 2 4 एंड 8। और 9 के पास कितने डिवाइजर्स हैं, 9 के पास अगर बात करें तो डिवाइजर्स कौन कौन से होंगे, 1 3 एंड 9, तो इसके पास 3 डिवाइजर्स हो गए, ओड हो गए ना, ये ओड इन नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें क्या आ जाएगा, एक 9 भी आ जाएगा, ये A9 हुआ। ठीक है, तो A9 की कार्डिनलिटी कितनी आई है, इस सेट की कार्डिनलिटी 3, इसका मतलब A9 कितना आ गया, 3 के इक्वल। ठीक है, अब अगर हम ऑब्जर्व कर पाए तो हमने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पे, कि जब मेरा n है वो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है ना, उस केस में जो मेरा an आ रहा है वो रूट n के इक्वल आ रहा है ना। जैसे देखो ऊपर हमने देखा कि जब मेरा ये A1 था, A1 तो था, उस केस में 1 आ रहा था, 1 परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है, तो रूट 1 क्या होता है, 1 के इक्वल, ठीक है। फिर जब A2 था तब 1 आ रहा था, ठीक है। अब हम चलते हैं परफेक्ट स्क्वायर की बात करें ना हम, तो A4 की बात कर लेते हैं। A4 का क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो A4 का रूट 2 आना, इसका मतलब रूट 4, ठीक है। A5 2 आ रहा है, A6 2 आ रहा है, A7 2, A8 2, A9 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, इसका मतलब रूट 9 के इक्वल। तो यहाँ से ऑब्जर्व किया गया कि an क्या आएगा, रूट n, जब मेरा n क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अगर n परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, अगर क्या हुआ, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, उस केस में जो an आ रहा है वो क्या आ रहा है, रूट n का ग्रेटेस्ट इंटीजर। देखो जैसे A1 A2 कैलकुलेट करें, क्योंकि A2 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो कितना आना चाहिए, A2 1 आना चाहिए। यहाँ से देखो इसको चेक करते हैं, तो यहाँ पे जैसे रूट 2 किया, रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.4 पर 14 समथिंग होती है, तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, A3 की वैल्यू रूट 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.732 मीन्स 1 के इक्वल। A4 को भी मैं इसकी गिनती में ले लूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितना आ जाएगा, 2, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ये तो 2 ही रहेगा क्योंकि तो इंटीजर है प्रॉपर। ठीक है, A5 रूट 5, अच्छा रूट 5 की वैल्यू लगभग 2 पॉइंट समथिंग होती है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालने पे 2 आ जाएगा। A6 की वैल्यू रूट 6 की वैल्यू अगेन 2 पॉइंट समथिंग 2 आ जाएगा। A7 की वैल्यू रूट 7 अगेन 2 आ जाएगा। A8 अगेन 2 आ जाएगा, है ना, यही बात है, अगेन 2 आ जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग ही रहेगी। ठीक है, A9 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ रूट 9, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3, इसका मतलब 3। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिला, हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं सिर्फ कि जो an है वो मेरे पास क्या आ रहा है, रूट n का ग्रेटेस्ट इंटीजर, है ना, ये मेरे पास सीक्वेंस से निकल कर आई है, सीक्वेंस की nth टर्म।
क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें जो क्वेश्चन में पूछा है वो ये पूछा है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन में n, है ना, हमें इसकी लिमिट पूछी है। तो यहाँ से क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रूट ऑफ n का ग्रेटेस्ट इंटीजर अपॉन में n। अब एक चीज मुझे पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हमेशा x से क्या होता है, छोटा या बराबर। क्लियर है इतनी बात? तो यहां से इसको मैं क्या कर सकती हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रूट ऑफ n अपॉन में n, ठीक है, लेस देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसको क्या लिखा जा सकता है, 1/√n, और इसकी लिमिट क्या करेगी, 0 को टेंड करेगी। इसका मतलब ये मेरे पास क्या हो गया, लेस देन इक्वल्स टू 0। अब एक बात और क्लियर कर लो यहाँ से कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n अपॉन में n, वो अगर लेस देन इक्वल्स टू 0 आया है, ये क्वांटिटी मेरे पास कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि n हमेशा किससे शुरू हो रहा है, n हमेशा किससे शुरू हो रहा है, n एक नेचुरल नंबर है तो ये 1 से ही शुरू होगा। तो ये चीज कभी भी नेगेटिव नहीं जा सकती, नेगेटिव नहीं जा सकती। इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसकी जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के। इसका मतलब हमारे पास ये किसके इक्वल था, ये किसके इक्वल था, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन बाई एन बाई एन, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। इसका मतलब ए एन बाई एन है वो मेरा क्या कर रहा है, 0 को टेंड कर रहा है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो बस इसको ये समझने वाली बात थी कि हमें इसने जो गिवन है बस उसको अच्छे से समझना था। ठीक है, हमारी जो सीक्वेंस बन रही थी उसको ऑब्जर्व करना था कि वो किस टाइप की बन रही है, फिर ऑल क्लियर था सब कुछ। ठीक है, तो ये आंसर इसका आ जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।